Hi, hello to everyone. This is Avid Academy and we are going to talk about a very important topic. ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियन कंपनीज जो हैं वो यूके में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर इंडियन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट है यूके में वो बढ़ रहा है। इंडियन कंपनीज आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन द यूनाइटेड किंगडम। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट इज़ एफडीआई। जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है उसके बहुत सारे प्रारूप होते हैं, जिसमें कि एक एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, ना कि वो शेयर्स खरीद के या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, उसे एफडीआई कहते हैं। अब भारत इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि इट बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन यूके। अब देखिए, एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन रहा है, तो ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बताएगा कि आगे चल कर के इंडिया का जो पाथ है वो अच्छा है, बुरा है, किस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है, क्यों यूके ही एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन की तरह उभर रहा है, और इंडिया का जो कद है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ ऐसे सुनने में नहीं आ रहा है कि इंडिया जो है वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो दिखने में भी हमें नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर इंडियन कंपनीज बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या वो अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको भूल जाएंगी? क्या वहाँ से वो जो टेक्नोलॉजी उन्हें मिल रही है वो ला करके इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करेंगी? तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सो लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यूके जो है वो एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन की तरह उभरा है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। उसका स्टेटस हमेशा से रख रहा है, इसका जो हिस्ट्री है वो भी बताता है कि ये फाइनेंशियल पावर हाउस है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना वो डेवलप्ड कंट्री से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात करूँ ना, तो वो भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है हमें यूके की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ वो इतना अच्छा एक सेंटर पॉइंट है, इतना अच्छा एक मार्केट ड्रिवन पोजीशन रखता है पूरे वर्ल्ड में, कि उसके लिए जो भी कंपनीज हैं वो क्या करना चाहती हैं, यूके में एक अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहती हैं। सो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूके जो है वो एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन की तरह उभर रहा है। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां एक्विजिशन कर रही हैं यूके की कंपनियां को, वो भी देख के हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि यस, इंडियन कंपनीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन द यूके कंपनी। यू कैन सी आउट हियर, रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी हाल में ही बहुत सारे जो कंपनी है यूके के उसको एक्वायर किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे हेमले लगता है। हेमले के 167 स्टोर्स हैं 18 कंट्रीज में, ऑपरेट्स 88 स्टोर्स। 2019 का ये पॉइंट है जिसमें कि रिलायंस ने क्या किया है, हेमले को एक्वायर किया है। उसके साथ साथ बहुत अदर कंपनीज भी हैं, जैसे फेरडियन हो गया या स्टॉक पार्क हो गया। रिलायंस इज़ नाउ एक्वायरिंग यूके कंपनीज। ये पहले हम लोगों को सुनने को मिलता था कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडिया के स्मॉल कंपनीज को क्या करते थे, एक्वायर करते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। इंडियन कंपनीज आर नाउ एक्वायरिंग द यूके कंपनीज। हम लोग सबको ही जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने किस तरह से एक्वायर करना स्टार्ट किया। टाटा ग्रुप ने लैंड रोवर को एक्वायर किया। जगुआर जो कंपनी है, देखिए जगुआर का बहुत ही बड़ा नाम था, आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसे अपने अंडर कर लिया। तो एक तरह से दिखाई पड़ रहा है कि टाटा मोटर ने जो शुरू किया उसके बाद रिलायंस हो गया या टाटा केमिकल्स भी आगे हम लोग देखेंगे। इवन इन्फोसिस का हम लोगों ने देखा है कि इन्फोसिस भी क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूनाइटेड किंगडम में। टाटा ग्रुप तो यूके में गीगा फैक्ट्रीज क्या कर रहा है, लॉन्च करने वाला है। अब देखिए, गीगा फैक्ट्री भी जो नया वर्ल्ड बन रहा है जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, उसमें गीगा फैक्ट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। जहां इलॉन मस्क यूएसए में गीगा फैक्ट्रीज बना रहा है, चाइना में बना रहा है, यूके में फैक्ट्रीज बनाने का काम टाटा ने संभाला है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं, टाटा इज नाउ कंपीटिंग विथ मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज टाटा भी जो है वो वर्ल्ड में एक अच्छा खासा पोजीशन रखता है।
नाउ अगर हम लोग बात कर लें हमारे आईटी जाइंट के बारे में, जो विप्रो और इन्फोसिस हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, आईटी फील्ड में एक्विजिशन कर रहे हैं। और मैं टाटा केमिकल्स के बारे में बात कर रहा था, चाहे ओक नॉर्थ बैंक की बात हो, उसने होल्ड किया था कुछ समय के लिए कुछ शेयर्स। आप समझ सकते हैं कि देखिए ओक नॉर्थ बैंक बड़ा बैंक है, टाटा केमिकल्स उसमें होल्डिंग रख रहा है, हालांकि बाद में उसको छोड़ दे रहा है। फिर उसके बाद चेसायर साल्ट होल्डिंग में भी टाटा टाटा केमिकल ने उसे भी एक्वायर किया था, ओक नॉर्थ बैंक का स्टेक लिया था सिर्फ। तो ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से टाटा ग्रुप जो है वो अपना इंटरेस्ट यूके में और ज़्यादा बढ़ा रहा है। नाउ अगर पॉइंट वाइज बात की जाए ना, तो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स फॉर एफडीआई इन द यूके इज़ इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह बात करें तो इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर हो गया है। हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, यूके को करना चाहिए, फ्रांस को करना चाहिए, यहाँ पर इंडिया ही उल्टा क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूके में। यूके इज़ ए बेनिफिशरी ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट। इंडिया हैज़ बिकम सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात कर लिए ना। अब ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर मैं टोटल बोलूँ कि 99 प्रोजेक्ट इंडियन कंपनीज ने लगाए हैं, तो उसके वजह से जो जॉब्स का क्रिएशन है वो बहुत हाई गया होगा। उसके वजह से जो यूके की इकोनॉमी में बूस्ट आया होगा, क्योंकि एफडीआई आ रहा है यानी कि डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं यानी कि आपका जो करेंसी है, आपका जो पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है वो क्या हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा। तो यूके को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इसको आप कह सकते हैं कि रिवर्स कॉलोनाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है ना, क्योंकि देखिए बहुत सालों तक हम लोग गुलाम तो रहे ही हैं। अब ऐसा समय आ रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया ही क्या कर रहा है, वहाँ पर एक्वायर कर रहा है। इवन हम वी ऑल नो दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ऋषि सुनक। तो एक तरह से कभी ब्रिटिशर्स राज करते थे, अब इंडियन ओरिजिन के बिजनेस पर्सन वहाँ पर रूल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इंडियन ओरिजिन के पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं बोल रहा हूँ रूल कर रहे हैं, इट मीन्स दैट दे हैव अ ग्रेटर स्टेक। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मीपति मित्तल के जो परिवार वाले हैं उनका है, या फिर हिंदुजा ग्रुप जो हैं, वो सब जो हैं यहाँ पर यूके में रहते हैं, और जो बिजनेस है वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे बड़े फैमिली हाउसेज हैं, इंडियन ओरिजिन के बिलियनियर्स हैं, जो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यूके भी उल्टा इन्वेस्टमेंट करता है, पर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बिग इन्वेस्टर है, जब तक बहुत ही बड़ा आप ये कह सकते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हो जाता है, तब तक इंडिया को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, एज वेल एज वर्कर के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएं, उनको वीज़ा मिले। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अटक रही है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक जो दो तरफा बिजनेस होना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। यूके का इन्वेस्टमेंट अगर बात की जाए तो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड में। ये सिग्निफिकेंट एफडीआई इन्फ्लो इंडिया में भी आती है, और इससे ये पता चल रहा है कि दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन कंपनी, उसके वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा वो हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब इन्फोसिस क्या कर रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्वायर कर रहा है, तो उससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। जॉब क्रिएशन इन इंडिया ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन। जब अपना ऑपरेशन वो बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए जगुआर को आप क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें आपका टेक्नोलॉजी क्या होगा, इन्हेंसमेंट होगा। स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूके, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो पहले से और बेहतर होगा। और ऑफ कोर्स जनरेशन ऑफ मनी तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ही। जनरेशन ऑफ मनी थ्रू एक्विजिशन, पैसे आएंगे एक्वायर आप जब करिएगा तो, विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट और ब्रॉड बैक द होम कंट्री। जो मनी है वो वापस इंडिया में आ सकता है। तो मनी का जो आपका इमरजेंस है वो क्रिएट होने लग रहा है। आप पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं। जैसे जगुआर ही है, या फिर आपका ये देखिए रेंज रोवर जो है वो बहुत अच्छा यूएसए में उसकी बिक्री है, और उससे डायरेक्ट पैसा टाटा को आ रहा है। इट मीन्स जो पैसा है वो सीधे घर में ही आ रहा है। तो बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कंसर्न भी है, उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल रिस्क क्या है कि इंडियन कंपनी जो है वो ज़्यादातर फोकस करेगी ओवरसीज़ मार्केट के ऊपर। इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में नहीं इतना दिमाग लगाना चाहेगी। फॉर एग्जांपल मैं नैनो का एग्जांपल लेता हूँ। नैनो को जब वेस्ट बंगाल में लाया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। नैनो के वर्कर्स जो थे उनको
प्रताड़ित किया गया। वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने नैनो का प्लांट लगने ही नहीं दिया। तो इतना ज़्यादा जब कंसर्न होता है, प्रॉब्लम होता है ना, तो वो कंपनी सोचती है कि मैं क्यों नहीं दूसरा जगह चले जाऊँ, तो वो लोग गुजरात चले गए। अब मान लीजिए कि पूरा इंडिया का ही अगर ये हाल हो गया कि उन्हें बिजनेस करने में तकलीफ हो रही है, तो इट वुड बी बेटर फॉर देम कि वो क्या चल जाएंगे, कोई यूके चल जाएगा, यूके से ही ऑपरेट करने लगेंगे, और इससे जो हमें एडवांटेज मिलता था वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। तो ओवरसीज मार्केट को देखना और ओवरसीज में जो बेनिफिट मिल रही है उसके तरफ अगर कंपनीज भागने लगेंगी, तो एक तरह से ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा हमारा ग्रोथ को, लीडिंग टू रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं यही बोल रहा हूं, भारत में फिर इन्वेस्टमेंट करना वो बंद कर देंगे। भारत में वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादातर बाहर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं ना, बाहर से पैसे कमा करके यहाँ पर जब इन्वेस्ट करती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट प्ले अ रोल इन जस्टिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्री लाइक द यूके। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें क्या हो रहा है ना, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलता है कि अच्छा इंडिया भी क्या कर रहा है, सिर्फ हमसे पैसे नहीं ले रहा है, हमें पैसे दे भी रहा है। तो हमें हमारा जो पॉलिटिकल एडवांटेज है वो बढ़ जाता है, और एज वेल एज जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है तो उससे हमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है यूके जैसे कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओवरऑल अगर इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये एक्विजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज एक्विजिशन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बदलता भारत है, भारत बदल रहा है, इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, और हमें और ज़्यादा पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।